नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी अपनी वाणी में इतना जहर लाते कहां से हैं? लगता है वो ISI से रिचार्ज करवाते हैं। कांग्रेस मुसलमानों को हमेशा से अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय जी मुसलमानों को अपनी जागीर बनाकर रखना चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली की समस्याओं को छोड़कर सब प्रदेशों की समस्या हल करने का समाधान है। इसको हुनर नहीं कहते हैं हुजूर, लालच कहते हैं। और जिन जिन को इनने लालच दी है ना, वहां क्या स्थिति है आप देख लो। और केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है जिसका वो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसकी समस्याएं छोड़कर पूरे देश के प्रदेशों की समस्या को सॉल्व करने का समाधान है। खुद के प्रदेश की समस्या सॉल्व करने का उसके पास में कोई भी समाधान नहीं है। आज दिल्ली की पूरी जनता उन्हें जम के कोस रही है। पहले अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये स्थिति उन्होंने दिल्ली की कर दी है। बिजली का झांसा, पानी का झांसा देकर जो ये भ्रमजाल फैलाते हैं और अपनी नाकामी छुपाते हैं, ये सारे देश की जनता अब अच्छी तरह से समझ गई। वैसे हम तो ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो कार्यक्रम की किसी की तारीफ करेंगे। वो जब जनजाति गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं तो स्व सहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं तो ये तो स्व सहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं, और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। वाणी में इतना जहर लाते कहां से हैं ये? क्या ISI से रिचार्ज कराते हैं क्या? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल ही भागवत जी ने कहा है कि हम सबका DNA एक है। उन्होंने चीन के बॉर्डर तक गए हैं, हमारे द्वीप जो बने उनके सबका कहा कि हम सबका पूर्व का DNA एक है। बस वो कहा नहीं कि इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 5 लोग उसमें जो गार्ड तैनात थे वो पांचों के पांचों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। जो गाड़ी ट्रेस हुई है उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसके रूट को ट्रैक कर रहे हैं। उसके नंबर जो वहां पर उस समय के फोन के हैं वो भी किए जा रहे हैं। 1-4 का पूरा गार्ड सस्पेंड कर दिया है। हमें लगता है कि हम जल्दी ही अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। बौखलाहट में बीजेपी ने सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कंचन जरीवाला का अपहरण किया। पहले बीजेपी के गुंडों ने कोशिश की कि नॉमिनेशन न हो गया तो किडनैप कर लिया। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का अपहरण नहीं, लोकतंत्र का अपहरण किया है। चुनाव आयोग सिर्फ इतना कह रहा है कि हमने DM SP को बोल दिया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और इस हार के डर से वो इतनी बौखला गई है, इस तरह की हरकतों पे उतर आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से। वहाँ पे हार के डर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। कल से कंचन जरीवाला जी गायब हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका परिवार गायब है। कल आखिरी बार वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देखे गए थे जहां वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे। स्क्रूटनी का मतलब यह है कि अपने कागज़ पत्र जो फॉर्म जमा कराते हैं कैंडिडेट वो चेक कराते हैं जाके, तो स्क्रूटनी कराने गए थे कल वो वहाँ पे।
और स्क्रूटनी के दौरान उन पर, उनके प्रस्तावकों पर, उनकी जो टीम वहाँ गई हुई थी उस पर तरह तरह से दबाव डाला गया। बीजेपी के गुंडों ने वहाँ पे दबाव डाला कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। जब उन्होंने नहीं माना तो बीजेपी के गुंडों ने वहाँ मौजूद आरओ पे तरह तरह से दबाव डाला कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कीजिए। लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके, तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, उसके बाद से बीजेपी के गुंडे उनको उठा के ले गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। आज के दौर में अगर कैंडिडेट को अपहरण कर लिया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई बाजिद हो और पूरी तरह से सक्षम हो तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा, तो फिर चुनाव के मसले ही क्या रह गया, चुनाव के मायने ही क्या रह गए। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण किया है वो लोकतंत्र का अपहरण है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है। मैं जैसे ही वो समय देंगे मैं उनके पास भी इस रिक्वेस्ट को लेके जाऊंगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में एक लीडिंग पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया है। तुरंत वहाँ हरकत में आके पूरी की पूरी मशीनरी लगा के हमारे कैंडिडेट को ढूंढने में और जिनके भी वो कब्जे में उनसे छुड़ाने में मदद करें। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अमेरिका में महंगाई इसीलिए बढ़ी क्योंकि कोरोना काल के दौरान वहां की सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया ताकि उन मुश्किल परिस्थितियों में भी उनके रोजमर्रा का जीवन चलता रहे। हमारे देश में तो महंगाई की सिर्फ एक वजह है, मुनाफाखोरी। पिछले 8.5 साल में यह देश एक इंसान के मन की बात सुनकर थक गया है। अब लोग अपनी समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। एक आपको सुनने को मिलता है कि ऐसा है अमेरिका और यूके में भी बहुत महंगाई है। उसका दो ही जवाब है। अमेरिका में परचेजिंग पावर पैरिटी, आम व्यक्ति की तनख्वाह, आम व्यक्ति की खरीदने की शक्ति हिंदुस्तान से 15 गुना ज्यादा है। तो जब हमारे देश में गरीब लोग और हुए हैं, आय कम हुई है, नौकरी खत्म हुई है, तो महंगाई की मार और जबर पड़ रही है। तो अमेरिका से और यूके से जो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से आया क्योंकि कोविड काल के दौरान वहां की सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया और कहा कि आपका उपभोग बंद ना हो, आपकी नौकरी खत्म ना हो, आपका व्यवसाय चलता रहे, और इस वजह से इन्फ्लेशन आया। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो है मुनाफाखोरी। हमारे यहाँ तो 27 लाख करोड़ इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लगाकर कमा लिए और वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं कि जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो आजाद भारत में शायद पहले कभी इस स्तर पर, इतने बड़े तौर पर और इतनी तपस्या के साथ किसी ने पहले कभी नहीं किया था। 3570 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है।
बारिश में, आंधी में, धूल धक्कड़ धूप में आप चल रहे हैं, और आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके चलने से ये देश जुड़ेगा और आपके चलने से लोगों का हौसला जुड़ेगा जो टूट गया है। जो आप बात कह रही हैं वो कहीं टूटे हौसले और शायद बिखरे हुए सपनों की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा से एक उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है लोगों को। लोगों को लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जो बैठकर बात नहीं कर रहा है, चल रहा है, हमारे बीच आ रहा है, हमारी समस्याओं को सुन रहा है। क्योंकि एक बात तो देखिए सच है, 8.5 साल में ये देश एक आदमी के मन की बात सुनकर उकता गया है। वो कह रहा है भाई हमारी भी बात सुनिए, हमने आपको चुना है। तो मुझे लगता है जिस तरह से राहुल जी लोगों से मिल रहे हैं, जो संवाद हो रहा है, वो जरूर आगे की कड़ी जोड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है कि हमारी लोकल लीडरशिप इस पूरे मिशन को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि पानी में बीओडी लेवल का औसत 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में वही बीओडी लेवल 70 से 100 तक है। ये पानी खेतों की फसल को भी जहरीला बना देता है। केजरीवाल ऐसा जहर दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। 8.5 साल में केजरीवाल जनता को हमेशा कहते रहे हम सफाई करेंगे। प्रचार के लिए आपके पास 800 करोड़ है और नजफगढ़ ड्रेन जो सबसे बड़ा गंदा नाला यमुना में गिर रहा है, उसकी सफाई के नाम पर उनके पास सिर्फ 1 करोड़ का बजट है। विज्ञापन के लिए 800 करोड़ है और नजफगढ़ ड्रेन को साफ करने के लिए सिर्फ 1 करोड़। सिर्फ इतना बजट कम। और जिस तरह यमुना गंदी है, आपको ध्यान होगा कि पल्ला बख्तावरपुर में जब यमुना जी दिल्ली में प्रवेश करती है तो बायोकेमिकल डिमांड यानी बीओडी लेवल 2 होता है। यानी दिल्ली से पहले हरियाणा और उत्तराखंड और जहां जहां से यमुना जी आती है वो साफ आ रही है, स्वच्छ आ रही है, वहां पर उनका बायोकेमिकल डिमांड बीओडी लेवल 2 है, जिसका औसत 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में वही बीओडी लेवल जब पल्ला से अंदर आते हैं तो वो 70, 80, 100। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है। और इतना जहरीला पानी, जो जहरीला पानी पीने का तो सवाल नहीं, खेतों में अगर आपने उसको फसल के लिए भी इस्तेमाल कर लिया तो फसल भी जहरीली हो जाएगी। आप सोचिए कितना जहर केजरीवाल दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। पूरे दिल्ली वासियों को ही नहीं, जो यमुना जी जब दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को ही जहर नहीं दे रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, आगे बुंदेलखंड, जहां जहां यमुना जी जा रही हैं वहां पर वो जहरीला पानी दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से वो पानी लोगों को मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ हो, तो केवल भ्रष्टाचार, उनके निकम्मेपन का प्रमाण और प्रदूषण मिलता है। थल पर भ्रष्टाचार, कूड़े के ढेर, जो काम इनका था मुख्यमंत्री होने के नाते, वहां पहुंच कर किसी और पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया आबकारी घोटाले का, भ्रष्टाचार किया क्लासरूम में भी, और बच्चों को बताया कि टॉयलेट ही तुम्हारे क्लासरूम है। यह तो थल के भ्रष्टाचार की बात हुई। नभ का भ्रष्टाचार, कहते थे कि हवा को ठीक कर दूंगा मैं। पंजाब में जो पराली जलती है उसकी वजह से हवा प्रदूषित है दिल्ली की।
निठल्ले, निकम्मे, भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से जो मशीन आई थी उसका भी कुछ नहीं किया। और आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो यमुना नदी है उसमें द सैड स्टोरी ऑफ टू हम्प्स, कूड़े के दो कुबड़ यमुना नदी के नीचे, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं इसलिए 8.5 साल निकम्मे, निठल्ले, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कुछ करते नहीं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के अराजक तत्व चुनाव दफ्तर में आते हैं, कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कंचन जरीवाला का नॉमिनेशन रद्द हो, नहीं हो पाया तो उनको उठाकर चले जाते हैं। क्रिकेट के मैच में कोई बच्चा हारने लगता है तो वो कभी विकेट लेके भागता है, कभी बैट लेके भागता है, कभी झगड़ा करने लगता है और खेल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उसी दयनीय दशा में पहुंच चुकी है, उसी दयनीय हालत में पहुंच गई है कि वो चुनाव से पहले प्रत्याशी का अपहरण करने पर उतर आई है, चुनाव से पहले अपनी हार मानने पर उतर आई है, चुनाव से पहले लोकतंत्र का गला घोटने पर उतर आई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला, जिन्होंने बाकायदा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नॉमिनेशन किया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने, पहले से पार्टी के लिए प्रचार करते रहे, कल अचानक कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस्म के लोग, अराजक तत्व, उनको लेकर जबरन चुनाव कार्यालय में, आरओ दफ्तर में आते हैं, वहां पर पहले प्रयास करते हैं कि इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए, और जब नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है तो कंचन जरीवाला का अपहरण करके उसको लेकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं विधायकों का अपहरण करती है अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए, गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, विधायकों का अपहरण किया गया इन तमाम राज्यों का जिसका मैंने नाम लिया। और गुजरात के अंदर तो लोकतंत्र का गला घोट के चुनाव प्रक्रिया का माखौल उड़ाकर भारत के निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। प्रत्याशी हमारा लापता है कल से, पूरी पार्टी परेशान है, पूरी पार्टी की लीडरशिप परेशान है, सूरत की इकाई परेशान है, गोपाल इटालिया, मनोज सोरतिया, अल्पेश, सारे लोग परेशान है कि कहां है हमारा प्रत्याशी। घर पे ताला बंद है, 10-10 बार कार्यकर्ता जा चुके, पूरी रात से हम लोग सोए नहीं। आप ये कर रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए ना। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया उसकी उपलब्धियां बताइए। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बता रहे 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, वो बता रहे कैसे हम 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो बता रहे कैसे हम गुजरात के अंदर व्यवस्था को ठीक करेंगे। ईशुदान जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो बता रहे हैं किसानों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का अपहरण कर रही है। यह क्या चुनाव हो रहा है? यह किस प्रकार से लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है गुजरात के अंदर? मैं भारत के निर्वाचन आयोग से और गुजरात के प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और कंचन जरीवाला को चुनाव
लड़ने की प्रक्रिया से रोका ना जाए, उनका नामांकन वापसी का जो दबाव बनाया जा रहा है उसको कतई रोका जाए, ऐसा ना करने दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को। और यह भाजपा का कैसे इस घटना से लेना देना है, कैसे उनकी भूमिका है, वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। और इस पूरे मसले को लेकर मैं अभी गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ महोदया से मिलने के लिए जाऊंगा। ये उनके नाम पे मैंने पूरा पत्र भी बनाया है। हमारे गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा जी भी हमारे साथ जाएंगे। हम दोनों लोग अभी समय लेकर गुजरात चुनाव को संपन्न कराने का दायित्व जिनके ऊपर है, सीईओ महोदया से मिलने के लिए जाऊंगा। मुद्दे बताइए, क्या आपने किया है 27 सालों में, उसका ब्यौरा दीजिए। चुनाव लड़िए। इस प्रकार से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनका अपहरण करने की कोशिश मत कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग में जरा सी भी अगर निष्पक्षता है तो इस कैंडिडेट को, जिसका नाम वापसी का दबाव बनाया जा रहा है, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसको स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये अभी जा रहा हूं सीईओ महोदय के पास, और मैं समझता हूं कि निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए सबसे बड़ी अधिकारी हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। उनसे फोन पे भी वार्ता हुई। एसपी को डायरेक्शन मांगा है कि उनको इन पे जांच की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए और इस पूरे इंसिडेंट। तो अभी तक क्यों नहीं करवाई कंप्लेंट, क्यों नहीं करवाई पुलिस ने? तो आपको पता ही है कि कितने हुआ है। कह तो रहा हूं आपसे कि पूरी रात हम लोग परेशान रहे। सारे लोग इस बात की कोशिश करते रहे कि कैंडिडेट हमारा मिल जाए। जब एकदम सारे रास्ते बंद हो गए तो आपसे भी, अब रात में 3 बजे मैं कौन सी प्रेस वार्ता करता, या रात में 2 बजे 3 बजे मैं कैसे पुलिस से कंप्लेंट करता। मैंने फोन के जरिए सीईओ महोदय को रात में ही बता दिया था। बल्कि मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि रात में ही उन्होंने फोन को अटेंड किया और तुरंत उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने रात में ही उनको फोन के जरिए बता दिया था। लेकिन जो आपने कहा कि ऑफिशियल कंप्लेंट की बात, वो अभी करने जा रहा हूं, एसपी महोदय को भी और सीईओ महोदय को। संजय जी, एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश प्रदीप त्रिपाठी के रिलेटिव को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एमसीडी के टिकट के आवंटन के पैसे लिए थे। जो भी शिकायत है, जो भी दोषी है, उसको बचाने के लिए कभी आम आदमी पार्टी न खड़ी रही है न खड़ी होगी। जांच करने दीजिए, किसी को अनावश्यक तंग न किया जाए, और कोई अगर दोषी मिलता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।